सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो पार्ट ए था ना, जो हम लोगों ने पार्ट बी कंप्लीट कर लिया था। उसके हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट। सो अब हम लोग करेंगे पार्ट ए के, जो कि 5 चैप्टर्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जो कि आपको कितना मार्क्स का आने वाला है टोटल। आपके 5 चैप्टर 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कम्युनिकेशन स्किल, जो मतलब अगर आपने पहले वाले जो प्रीवियस ईयर में भी ये चैप्टर्स डले हुए हैं, तो उसका ना फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है ये जो कम्युनिकेशन स्किल, वो वाला मत देखना, क्योंकि उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। तो ये वाला जो अभी मैंने डाला है ना, वो इसमें थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है, ठीक है। बाकी सारे सेम है, बाकी में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और हाँ, अभी आपके ना 1 वीक में कुछ 3-4 डेज, मतलब 1 वीक में कुछ 3-4 डेज आपको रोज़ क्विज आएगा, और आपको उसको सही आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसका नाम वीडियो में हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। एक 2 वे प्रोसेस है, आप सभी को पता है। हम लोग जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन ही हुई ना, जहाँ पर 2 इंडिविजुअल या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अपना मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन होता है, और ये एक 2 वे प्रोसेस होता है, ठीक है। और हम लोग कम्युनिकेशन हमारे सिम्बल्स या फिर साइंस या फिर गेस्चर से भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन के ना 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जो कि हेल्प करते हैं हमको अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को, ठीक है। तो कौन से पार्ट है वो? फर्स्ट है आपका स्पीकिंग, देन लिसनिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। ये पार्ट्स ये 4 पार्ट्स हमको डेवलप करते हैं, हेल्प करते हैं डेवलप करने में कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो बेटा ये इसका क्या पर्पस है? ये वाली जो कम्युनिकेशन स्किल की जो यूनिट है ना, इसका क्या एम है? तो इसका ये एम है, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझ पाओ इम्पोर्टेंस, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी वो कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए अभी, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपको आगे जॉब में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है। और देखो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपने ये चेन बचपन में पढ़ी होगी क्या? तो इसमें ना एक सेंडर होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है, वो पूरी चेन में बनती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा सेंडर आएगा, इसको मैं एस से डिनोट करती हूँ। फिर वो सेंडर जो है वो अपना मैसेज भेजेगा, ठीक है। वो अपना मैसेज भेजेगा और फिर उसको एनकोड करेगा। एनकोड यानी मतलब जो जो इजी इजी लैंग्वेज होती है, इजी साइन यूज़ करेगा, सिंबल्स वगैरह जो जो भी है, और इजी सिलेक्टेड वर्ड्स वो उसको यूज़ करेगा, ठीक है। देन वो फिर थ्रू चैनल्स, ठीक है, चैनल्स आप समझ सकते हो ना, उसके थ्रू वो, और इसमें बहुत मिडिल मैन भी आते हैं, उसके थ्रू वो सेंड करेगा। देन जो रिसीवर है ना, वो डिकोड करेगा। डिकोड यानी वो उसकी लैंग्वेज में जो सामने वाले ने जो भेजा है ना, सेंडर ने जो भेजा है, उसकी लैंग्वेज में वो समझने का ट्राई करेगा, ठीक है। फिर डिकोड के बाद फीडबैक दिया जाएगा, यानी वो उसका फीडबैक जो भी होगा वो देगा, ठीक है। पहला सेशन जो है ना वो एक्टिव लिसनिंग का है, कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, मतलब क्या रोल है उसका, हम लोग वो देखते हैं पहले तो, कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। तो देखो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब सामने वाला, सुनने वाला भी अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब वो भी अच्छे से एक्टिवली सुन रहा हो, और और जो सेंडर है वो भी अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर रहा हो, ठीक है। अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, यूटिलाइज टू सेंड मैसेज दैट आर क्लियर, कॉन्शियस एंड एक्यूरेट। अब देखो, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब आपका जब सेंडर है वो उसका मैसेज क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट भेजेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, क्लियर का मीनिंग ये है कि आप आपका एग्जैक्ट मैसेज जो है, जो आप ट्राई कर रहे हो ना आप कन्वे करने में सामने वाले को, वो एग्जैक्ट मैसेज दो, ठीक है। विदाउट ऐसा घुमा फिरा के मत बोलो, सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ठीक है। तो वो होता है क्लियर मैसेज के, जो एग्जैक्ट मैसेज है जो सामने वाला सेंडर ट्राइंग टू दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ जाओगे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में ये लिखा है, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड प्लीज अलाउ मी
to reach office at 11 a.m. on Tuesday 11 June 2019 as I have an appointment with dentist. ठीक है, फिर सेकेंड वाले में बोला है he went to his manager and said please allow me to reach late to the office on Tuesday 11 June 2019 as I have एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। अब आप बताओ कौन सा वाला क्लियर है। तो इसमें ये फर्स्ट वाला क्लियर है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया है कि आप 11 बजे मुझे आने का अलाउ करो, अलाउ है ना, अलाउ करो कि मैं 11 बजे तक आ सकता हूँ। लेकिन इस सेंटेंस में तो बोला है कि मैं लेट ही आऊँगा, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उसने दे के क्लियर कर दी। तो हम लोग फर्स्ट वाला क्लियर सेंटेंस स्टेटमेंट मानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कॉशियस, अब उसका मतलब क्या होता है? तो देखो कॉशियस का यानी कि पॉइंट टू पॉइंट है ना, ब्रीफली किसी चीज़ को समझाना है ना। तो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें फर्स्ट में लिखा है द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट, ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में लिखा है द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट बट इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट मोस्ट एम्प्लॉय कम लेट एंड यू आर ऑल्सो डेवलपिंग द सेम हैबिट। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें ब्रीफ में बोला उसने, तो हम लोग हमारा जो सेकंड वाला है ना ये कॉशियस में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग थर्ड वाला देख के एक्यूरेट का देखते हैं। तो देखो एक्यूरेट से आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें एक्यूरेट बतानी है आपको, यानी ऐसा अप्रॉक्स वाला नहीं चलेगा, एक्यूरेट यानी जो करेक्ट हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला इसने बोला शी इन्फॉर्म्ड द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड, राइट। फिर सेकेंड में इसने ऐसा बोला सेंटेंस में शी इन्फॉर्म्ड द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर एक्यूरेट चीज़ कहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक्यूरेट दिया गया है कि 50% बुक्स बाइंडिंग पर दी थी जो वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो अब आपको ये तीन वर्ड का मीनिंग तो समझ आ गया होगा, क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट का, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब वो क्लियर, कॉन्शियस और जब सेंडर उसका मैसेज क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट भेजे, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया। लेकिन और अगर ये नहीं हो पाता, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट नहीं हो पाती है ना, तो फिर ना हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और सामने वाला भी अपना अलग प्री कंसेप्शन कर लेता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी और कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लिसनिंग स्किल्स। हम लोगों ने एक्टिव लिसनिंग में, यानी इसमें तो हम लोगों ने, ये तो सिर्फ अभी टॉपिक चला है एक्टिव लिसनिंग का, इसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन का ही देखा है ना, कि कम्युनिकेशन क्या 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 रोल प्ले करता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इसमें हम लोग लिसनिंग स्किल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो एक इफेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए एक एक्टिव लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है ना। लिसनिंग स्किल भी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेट करने में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले पर्सन को बहुत अटेंशन दो और अटेंटिवली उसको सुनो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है भाई, क्या रीजंस हैं ऐसा अटेंटिवली सामने वाले को सुनने के लिए? देखो जब आप सामने वाले को अच्छे से सुनोगे ना, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना, कि नहीं भाई सामने वाला सुन रहा है, ठीक है। तो क्या क्या रीजंस इसमें कुछ दिए हैं कि क्यों ज़रूरी है हमको सामने वाले को अटेंटिवली सुनना, ठीक है। तो देखो क्यों सुनना है, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। हम लोग नॉलेज गेन के लिए सुनते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें सीखने के लिए सुनते हैं। अगर हमारे टीचर्स कुछ बोल रहे होते हैं तो हम लोग उनको सुनते हैं ताकि हम लोग कुछ याद कर पाएँ, ठीक है। और इन्जॉय, या फिर हम लोग कुछ कॉमेडी चीज़ देख रहे हैं तो हम लोग क्यों सुनते हैं, ताकि हम लोग इन्जॉय कर पाएँ। और हम लोगों को क्यों सुनना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। और हम लोग अगर सामने वाले से नहीं सुनेंगे तो वो क्या बोलेगा, यार ये तो ऐसा ही है, तो हमारे रिलेशनशिप भी वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सुनेंगे तो वहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर इससे हमारे रिलेशंस भी बढ़ेंगे लोगों के साथ, ठीक है। और जितने भी जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो सामने वाले को, वो बोले जा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आप अपनी वॉच में देख रहे हो, बार बार टाइम देख रहे हो, तो उसको, तो ये क्या होगा, मैसेज में फिर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और फिर जो सामने वाला जो सेंडर है ना, जो बोले जा रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी सेशन फर्स्ट में पढ़ा कि एक्टिव लिसनिंग। तो अभी तो हम लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ा। अब एक्टिव लिसनिंग होता क्या है हम लोग वो समझते हैं। तो देखो एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है,
ठीक है। तो जो कि हम लोग जो सुन रहा है ना, जो एक्टिव जो लिसनर है, वो जो सेंडर है ना, उसको एक सपोर्ट और एक एम्पैथी प्रोवाइड करता है अपने स्पीकर को। ठीक है। अगर आपके पास स्किल है एक्टिव लिसनिंग की, आप अच्छे से सुन सकते हो सामने वाले को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी जॉब पर भी। ठीक है। और आपके जो भी दूसरे रिलेशंस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट आपको करेगा। ठीक है। देखो, एक्टिव लिसनिंग ना अपने को अलाउ करता है कि हम जो सामने वाला स्पीकर जो बोल रहा है ना, उसका मैसेज को अंडरस्टैंड करें, और अगर सामने वाला कुछ उसकी प्रॉब्लम सुना रहा है ना, तो उसको सुनकर उसका सॉल्यूशन दे। ठीक है। अब कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि हमको मतलब अगर हमको एक्टिव लिसनर बनना है, तो मतलब जो कि हमारी लिसनिंग में अफेक्ट करेंगे, बेनिफिट करेंगे। तो सबसे पहला होता है आई कांटेक्ट। तो बेटा, तो आपको ये पहले भी बताया होगा, बचपन से सिखाया है कि आई कांटेक्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये हमारे एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है। अगर आप आई कांटेक्ट करके रख रहे हो ना सामने वाले से, अगर सेंडर अपना जो स्पीकर है वो बोल रहा है, ठीक है, और आप उससे आई कांटेक्ट करके उससे सुन रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सामने वाले को लगेगा कि नहीं भाई, ये मेरी बात सुन रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाएगा सामने वाले को कि येस, आई एम टॉकिंग टू यू और लिसनिंग टू यू। यानी जो बोल रहा है ना, उसको भी, जो स्पीकर है जो बोल रहा है, उसको भी आई कांटेक्ट रखना चाहिए। उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो लिसनर है उसको भी करना चाहिए, ताकि उससे उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है। तो इससे क्या मैसेज जाएगा दोनों के लिए, क्या मैसेज सिग्नल जाएगा? येस, आई एम टॉकिंग टू यू स्पीकर के लिए ये जाएगा, और टू, और यू आर लिसनिंग टू यू, आप उसकी सुन रहे हो और वो उसकी बोल रहा है, तो दोनों को ऐसा इफेक्ट करेगा। ठीक है। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा इधर उधर देख रहे हो, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, तो वो भी फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको चीज़ें शेयर करने में। ठीक है। फिर आते हैं गेस्चर्स। तो देखो, गेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप है ना गेस्चर्स, यानी आप अगर कोई सामने वाला बोल रहा है और आप ऐसे हाथ हिला रहे हो या फिर ऐसा इधर उधर देख रहे हो ना, तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप आपका हैंड, मतलब आपको क्या लगना है ना, आपका हैंड, आपके जो लेग्स, आप इधर उधर घूमना नहीं है, एक जगह पर ठीक से पोजिशन में खड़े होकर सुनना होता है। ठीक है। फिर हमारा आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, आपको सबसे पहले तो जानना है कि क्या क्या चीज़ें आपको कम्युनिकेट करते वक्त सुनते टाइम डिस्टर्ब कर सकती है। तो सबसे उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले आपको हटाना है। जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, वो कभी भी रिंग कर सकता है, तो आप उसको उसका फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दो या फिर उसकी वॉल्यूम कम कर दो। ठीक है। और इन्वायरमेंट भी होता है कि एक इन्वायरमेंट है जो डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप कम्युनिकेट मत करो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है गिविंग फीडबैक। तो देखो, फीडबैक जो होता है ना, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर आपकी बात हुई है, तो अगर आपका नेगेटिव फीडबैक भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज चिल्ला के बोलना है। आपका फीडबैक अगर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब भी आपको पोलाइटली उसको समझाना है कि ऐसा ऐसी चीज़ है। ठीक है। इस तरीके से बताना है कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए। ठीक है। अब कुछ स्टेजेस है, ये तो हम लोगों ने वो देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सुनते टाइम और बात कर कम्युनिकेट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अब कुछ स्टेजेस हैं एक्टिव लिसनिंग के। ठीक है। जो कि इट हैपन्स व्हेन यू हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, हम लोग देखते हैं। पहला आता है रिसीविंग। तो सबसे पहले आपने सुना। ठीक है। आपने रिसीव किया, आपने अटेंटिवली उसको सुना सामने वाले बंदे को। ठीक है। देन आपने उसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है। अंडरस्टैंड किया कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। फिर रिमेंबर यानी अगर सामने वाले ने कुछ बोला कि अरे पास्ट में आपको पता है कि 5 साल पहले हम लोगों ने ये किया था, तो आप फिर रिमेंबर करोगे कि हाँ किया था कि नहीं, आप याद करोगे। ठीक है। रिकॉल करोगे उसको। फिर आप इवैल्यूएट करोगे, यानी आप फिर अपना ओपिनियन देना चालू करोगे, आप उसका जजमेंट आपका देना चालू करोगे, अपना ओपिनियन रखोगे। फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर आखिरी में जो उसको आंसर देना है ना, फिर आप वो आंसर दोगे। पहले आप मन में इवैल्यूएट करोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, समझोगे उसको कि ये इतना जो सिचुएशन है ना, उसको समझोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, फिर आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th का, और आपको बोला एक किसी लड़की ने कि आपको डू यू रिमेंबर कि हम लोग 10th बोर्ड में भी हमारा सेम सेंटर लगा था और हम वहीं पे मिले थे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको सुना।
ठीक है। फिर सेकंड थिंग क्या आ जाएगी कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा कि ये क्या बोलना चाह रही है। देन थर्ड आपने क्या करा, रिमेंबर करा। आप रिमेंबर करोगे कि टेंथ, रिकॉल करोगे कि टेंथ में सच में ये मुझे मिली थी या नहीं मिली थी, ठीक है। देन आप उसको इवॉल्यूएट करोगे, ठीक है। फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि आपको फिर बताना है कि हाँ मिले थे या नहीं मिले थे, ठीक है। जो भी आपका वो आंसर होगा। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। अब क्या बोल सकते हैं, एक्रोनियम देती हूँ रिस्पेक्ट वाला, ठीक है। इसको ये इंश्योर करेगा कि आप सही से सुन रहे हो। हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हम लोग एक्टिव लिसनर, ये वाली हमारे अंदर स्किल्स है, या फिर हम लोग इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखो, रिस्पेक्ट से याद रखना कि रिस्पेक्ट से हम लोग अगर क्वेश्चंस भी आता है ना, तो हम लोग रिस्पेक्ट से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आर फॉर क्या आता है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना उसको हटाओ सबसे पहले। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, फ़ोन की वॉल्यूम, टेलीविज़न अगर चल रहा है तो, है ना, फ़ोन हो गया, ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें। फिर ई से आप क्या करोगे, आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट यानी आई कांटेक्ट में वही मैंने आपको बताया कि आई कांटेक्ट में क्या करना होता है, सामने वाले को देखना होता है ना, मतलब उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, स्पीकर को भी और लिसनर को भी, दोनों को इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी हम लोग एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिसनिंग वाली पे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। फिर फिर आप अब हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग कैसे एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं, फिर हम लोग आई कांटेक्ट पे जाएंगे। फिर एस, फिर आप एस फॉर क्या आएगा कि आप शो करो, कि आप शो करो आपके गेस्चर से कि आप सुन रहे हो, ठीक है, कि आप सामने वाले की बात सुन रहे हो, अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो सामने वाले के सामने, ठीक है। फिर पी से हम लोग कहीं पे आ जाएंगे, पे अटेंशन। जो सामने वाला बोल रहा है उस पर अटेंशन दो, इधर उधर मत देखो, है ना, अटेंशन पूरी अपने स्पीकर पे दो, ठीक है। फिर आता है ई, एम्पैथाइज, यानी अपने जो एम्पैथाइज मतलब करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले ने कुछ सिचुएशन उसकी बताई, कुछ प्रॉब्लम बताई, तो आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसा फील करते, आप क्या उसका सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। तो ये वो होती है, यानी अपनी सामने वाले की पोजीशन पे अपने आप को रख के देखना कि आप क्या फील करोगे उस सिचुएशन में, ठीक है। फिर सी से हम लोग बोलेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं क्लैरिफाई करो, आपके डाउट्स को क्रॉस क्वेश्चन करो सामने वाले से, है ना। फिर टी से हम लोग बोलेंगे कि टर्न योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, यानी अब सामने वाले का फिनिश हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तब तक अपने आप को काम रखना, रोके रखना, जब तक सामने वाला अपना पूरा स्टेटमेंट फिनिश नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, तो उन बैरियर क्या क्या बैरियर्स आते हैं और उसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो देखो पहले कि नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैरियर है कि अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। तो उसका ओवरकम कैसे करोगे कि जितने भी क्रिएट अ कंड्यूसिव कंडक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसी इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ पर इतना ज़्यादा वॉइस और ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। फिर आता है पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट, ठीक है। अब पहले तुमने कुछ अपना उस बंदे के मतलब जिससे आप बात कर रहे हो ना, तो उसका आपने कुछ अपने माइंड में पास्ट में कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा, पास्ट एक्सपीरियंस से आप उसको जज करोगे, आपने प्री कंसेप्शन अपने माइंड में बना लिया होगा उस इंसान के लिए, तो जब वो बात कर रहे हो ना, तो वो वाली चीज़ें हटा दो, ठीक है। फिर आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में योर पर्सनल फीलिंग में अफेक्ट योर लिसनिंग। पर्सनल फैक्टर में जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि वो पहले से ही प्री कंसेप्शन कर लेते हैं, अपने माइंड में पहले से ही सामने वाले के लिए इमेज बना ही लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। सामने वाले को भी चांस दो कि वो, अब इसको ओवरकम कैसे करोगे कि सामने वाले को भी चांस दो कि वो उसकी स्पीकिंग मतलब उसको पूरा बोलने दो, देन तुम रिस्पॉन्ड करो, पहले से ही मत ऐसे करने लगो, ठीक है। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना, कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स है जो कि एक सेंटेंस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, मतलब इसको हम लोग दूसरा नाम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। हाँ, तो देखो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना हम लोग पहले सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखो सभी को पता है सेंटेंस क्या होता है, लेकिन वो डेफिनेशंस नहीं लिख पाते। तो देखो मैं बताती हूँ कि सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स
वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग और थॉटफुल सेंटेंस बनाए, यानी आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, उसमें मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंगफुल सेंटेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपका सेंटेंस क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और एक्शन, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस को पूरा कर रहे हों, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हों, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग के साथ। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, राजू गोज टू स्कूल, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है ना, ठीक है। और देखो फ्रेज क्या होता है ना, फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, वो आधा ही सेंटेंस होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल्स हम लोग समझे कि हम लोगों ने सेंटेंस में एग्जाम्पल देखा ना, राजू गोज टू स्कूल, लेकिन फ्रेज क्या होता है ना, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। राजू गोज, ये देखो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस उसमें लगता है, ठीक है, और सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंगफुल रहता है, ठीक है। अब देखो, अब सेंटेंस में हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं, है ना, और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, उससे हम लोग उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। इसमें भी आप देख लो, इसमें भी स्टार्ट कैपिटल लेटर से हुआ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भी उससे हुआ और ये भी उसी से हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूजिंग कैपिटल्स। अब इसमें आपको सिखाया है कि आप कैपिटल्स को कैसे मतलब यूज़ करें, कि किसी किसी बच्चे को नहीं पता होता ना कि कब कब कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। वैसे तो आपको पता होगी क्योंकि आप 12th में हो, बट आपको टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग काय से समझेंगे, कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, हम लोग मिंट से याद रखेंगे। किस चीज़ से रखेंगे, मिंट से। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा मिंट्स इसमें। हाँ, तो देखो एम फॉर क्या होता है, मंथ, एम फॉर क्या होता है, मंथ। तो ये ऐसा रूल है, कैपिटलाइजेशन रूल है, कि हमेशा जब भी हम लोग कोई सा भी मंथ अगर हम लोग उसकी बात करते हैं ना, तो सबसे पहला लेटर हमारा कैपिटल, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन एवरी मंथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो आपने देखा ना यहाँ पर जून का जे इज कैपिटल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। फिर ये एम से तो मंथ हो गया, आई से क्या बोलोगे, आई से, आई का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आई का आई ही है, ठीक है। तो आई में देखो क्या बोलना है, कैपिटल, यहाँ पर आई को ही कैपिटल हमको रखना है, ठीक है। जब जब भी आई सिंगल एज अ यूज हो रहा है, जैसे कभी कभी डबल यूज होता है ना, जैसे इज हो गया, तो तब हमको कैपिटल नहीं रखना है। जब सिंगल आई यूज हो रहा हो ना, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको कैपिटल ही रहने देंगे, उसको स्मॉल नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझो, आपको समझ आ जाएगा, एवरी डे आई प्लेड, तो देखो यहाँ पर आई सिंगल था ना, वन वर्ड था, तो आई कैपिटल लगाया, इसलिए इसका आई से नाम रखा गया है, ठीक है। अब नेम्स, एन से हम लोग नेम्स, ठीक है। अब आपको ये सबको पता है कि जो हमारा नेम है, या तो वो पर्सन का नेम हो, या फिर प्लेस का हो, रिवर का हो, सी का हो, ओशियन, माउंटेन, आइसलैंड और डेज, किसी का भी नाम होता है ना, तो द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है। ये आप सभी को बचपन से बताया जाता है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। हम लोगों को बोलते हैं ना कि आपका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो, दिस ट्यूसडे, इसमें डेज कवर हो गया, यहाँ पर कैपिटल आ गया। फिर आप वो कहीं से भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, विद्या एक पर्सन का नाम है, यहाँ पर कैपिटल यूज हुआ, और राजस्थान एक प्लेस का नाम है, यहाँ पर भी कैपिटल हम लोग यूज करते हैं। अब टी फॉर टाइटल्स, देखो अब टाइटल से, टी फॉर टाइटल्स, अब जब जब जी हम लोग लगाते हैं ना टाइटल्स किसी के नाम से पहले, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल, तो ये हम लोग इसमें तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। टाइटल भी जब हम लोग देते हैं ना, जो डॉक्टर, तो हम लोग क्या, तो फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल रखेंगे, ठीक है। फिर एस फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, यानी जब भी हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा। बहुत इजी है, आप लोग अगर इससे मिनट से नहीं भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कब कब हमको कैपिटल लेटर लिखना होता है, तो ये आपको पता है ना कि नाम से पहले लिखना है, और आई जब सिंगल हो तब लिखना है, मंथ के नेम में लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशंस के, पंक्चुएशंस यानी वही सारी हमारे मार्क्स जो होते हैं ना, 15 बेसिक पंक्चुएशंस मार्क्स होते हैं,
ठीक है, कौन कौन से, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन एंड मैनी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग फुल स्टॉप की बात करते हैं। तो फुल स्टॉप में देखो, फुल स्टॉप कैसा दिखता है, फुल स्टॉप ऐसा दिखता है। और ये कब यूज़ होता है, हम लोग इसको सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको तब भी यूज़ करते हैं जब हम लोग को किसी लॉन्ग वर्ड को हमको शॉर्ट में बताना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोफेसर, प्रोफेसर कैन बी शॉर्टन्ड एज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं प्रोफेसर को, और हम लोग ऐसे बिंदी बिंदी लगा देंगे। तो हम लोग ऐसे उसको फुल स्टॉप को ऐसे भी यूज़ करते हैं, और हम लोग सबसे एंड में सेंटेंस के तब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, संजय इज़ अ प्रोफेसर, हिज पेशेंट कॉल हिम, क्या, ये देखो। ठीक है, अब कॉमा की बारी आती है। तो कॉमा ऐसा होता है, ठीक है, जो कि क्या हम लोग कब यूज़ करते हैं कॉमा, जब हमको सेंटेंस में पॉज लेना होता है। ठीक है, हमको पॉज लेना होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। ठीक है, अब और ये तब भी यूज़ होता है जब हम लोग, हमारे इधर बहुत सारा आइटम की लिस्ट हो, हमारे सपोज एग्जांपल करो, हमारे पास, हम लोगों ने मार्केट गए तो हम लोगों ने बहुत सारी लिस्ट बनाई, तो हम लोग कॉमा उसमें यूज़ करते हैं ना। एग्जांपल से समझो, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, तो इतनी सारी चीज़ें थी, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स है, तो हम लोगों ने कॉमा यूज़ करा। ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर, और ये वाला भी एग्जांपल समझ लो, आफ्टर आई वेटर गेव मी द मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड, तो यहाँ पर हमको पॉज लेना था तो हम लोगों ने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है, आप सभी को पता है, जब हम लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे होंगे तो क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा, जैसे कि व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन। ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जब हमको हमारी कोई सी, ये एंड ऑफ द वर्ड लगता है। ठीक है, और सेंटेंस के बाद भी लग सकता है, और सेंटेंस के एंड में भी लग सकता है, और वर्ड के एंड में भी लग सकता है। ये जब हम तब लगाते हैं जब हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि लाइक सरप्राइज, शॉक और एंगर, ये सारी फीलिंग्स। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो हम लोग वाओ तो नहीं लिखा, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो यहाँ पर वो सरप्राइज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। और ऐसा हम लोग वाओ और इन सब में भी लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी हम लोग कब लगाएंगे, हम लोग एक एपोस्ट्रॉफी तो ये एस के साथ लगाते हैं, जब हम लोग किसी का नाम लेते हैं, तो दिव्यास डेक्स, ठीक है, ये वाला लगाएंगे। फिर दूसरा हम लोग एपोस्ट्रॉफी कब लगाते हैं, जब हमको किसी वर्ड को शॉर्ट करना हो, जब हम लोग इनफॉर्मल स्पीच लिखते हैं तो हम लोग को शॉर्ट करना हो। जैसे यहाँ पर देखो, ही इज़, इजंट, तो यहाँ पर हम लोग इज़ नॉट लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या प्रेफर करा लिखना, इजंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे ही इज़ नॉट, लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा, इजंट। ठीक है, अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेते हैं, क्या क्या हमारी कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब। ठीक है, तो नाउन क्या है, हम लोगों को पता है ना, डेफिनेशन मेरे को तभी भी याद है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, तो वो नाउन होता है। यहाँ पर देख सकते हो, रीमा रॉट अ लेटर, तो यहाँ पर रीमा नाउन है। ठीक है, और प्रोनाउन, और इधर भी एग्जांपल देख सकते हो, डॉग, इंडिया, संजय वगैरह वगैरह। फिर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो है जो कि हमारी नाउन की प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, रीमा रॉट अ लेटर, शी इज टायर्ड, तो यहाँ पे देखो, पहले रीमा नाम लिया था, फिर शी नाम लिया था, तो रीमा का नाम बार बार नहीं लिया, उसको शी से डिनोट किया, तो शी इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, तो रीमा की नाम की जगह, रीमा एक नाउन है तो उसकी नाम की जगह हम लोगों ने शी लगा दिया, तो यही हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कैसे होता है, हमारे आई, दे, ही, यू, ये सारी चीज़ें। रहता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है ना, हमारे वर्ड या फिर हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जैसे रीमा रॉट अ लॉन्ग लेटर, तो लेटर कैसा है, लॉन्ग है, तो इसको डिस्क्राइब कर दिया, लॉन्ग है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, उसकी विशेषता बता देते हैं हम लोग बेसिकली। वर्ब यानी जब हम लोग कुछ काम कर रहे हों, ठीक है, कुछ काम कर रहे हों, तो वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, जैसे रीमा रॉट अ लेटर, तो रॉट यानी वो लिख रही है, वो क्या काम कर रही है, वो लिख रही है, तो रॉट हमारा वर्ब हो गया। फिर आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है ना, एडवर्ब क्या होता है ना, हमारे सेंटेंस में मीनिंग डाल देता है, हमारी क्या कर देता है, मीनिंग डाल देता है हमारी वर्ब में, एडजेक्टिव अपन ने जो भी सेंटेंस में यूज़ किया ना उसको। ठीक है, और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हाउ, है ना, ऑफन, व्हेन, वेयर, ऐसा करके सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए, वीमा क्विकली रॉट अ लेटर, तो
रीमा ने कैसे लिखा, हाउ, कैसे लिखा, हाउ क्वेश्चन बना ना, तो कैसे लिखा, क्विकली लिखा। ठीक है, अब ये तो देखो कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग डिफरेंटली यूज़ करते हैं। मैं आपको एक दो वर्ड्स बता देती हूँ, जैसे विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 PM, तो यहाँ पर बुक एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ के लिए बुक एडवर्ब है, और आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक, और यहाँ पर इस बुक के लिए नाउन है। तो ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, वाओ रीमा वेंट, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। तो रीमा स्टूडियो में गई थी और उसने वो मिली एक फेमस एक्टर से। तो देखो यहाँ पर रीमा तो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, रीमा स्टूडियो और एक्टर हमारा नाउन हो गया, और फेमस क्या हो गया, उसकी विशेषता बताई नाउन की, तो वो एडजेक्टिव हो गया हमारा। और ये जो वेंट है यानी उसने काम करा, तो वो हमारा वर्ब्स हो गया। ठीक है, अब कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमको कनेक्ट, हमारे सेंटेंस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या आता है आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए एन द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। देखा, तो देखो अब बचपन में आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि ए एन द को क्या कब यूज होते हैं, वो वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, याद आया ना। तो देखो, अब हमारा जो एन है वो कहाँ यूज़ होगा, वो हमेशा ए ई आई ओ यू साउंड वर्ड के पहले। हम लोग फर्स्ट लेटर देखेंगे, मतलब उसका साउंड देखेंगे कि उसका साउंड क्या आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए एन एप्पल, एप्पल, तो एप्पल का साउंड क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो ए ई आई ओ यू, वॉवेल, वॉवेल उसमें आ रहा है फर्स्ट लेटर में साउंड में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें एन लगाएंगे। ठीक है, फिर ए कब यूज़ होगा, तो जितना भी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, तो वो अगर साउंड में हमारा फर्स्ट उसमें आ रहा है ना साउंड फर्स्ट लेटर में, तो हम लोग उसमें ए लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बुक, तो बी आ रहा है ना, तो बी कॉन्सोनेंट होता है हमारा, तो ए उसमें लगा देंगे। और द हमेशा हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज़ में लगता है, जो कि एक है जिसमें पर्टिकुलर चीज़ स्पेसिफाई की हो, जैसे द सन, द मून, ऐसा। ठीक है, फिर आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन कंजक्शन क्या होते हैं, तो वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को ज्वाइन करने में काम करते हैं, सेंटेंस को ज्वाइन करने में काम करते हैं, जैसे कि एंड और बट, है ना। एग्जाम्पल के यहाँ पे देखो, शीला वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पर दो सेंटेंस बने, शीला वेंट टू द मार्केट और आई वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। तो हम लोग इसको सेंटेंस को कैसे बना देंगे, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो देखो कंजक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर एंड का यूज़ किया, और एक हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ज्वाइन हो गए दोनों सेंटेंस। ठीक है, तो ये ऐसा कंजक्शन यूज़ होता है। फिर आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है ना, ये एक ऐसा वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक सेंटेंस सॉरी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को वो लोग जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ, ऑन, एट, अंडर, ये सारी। ठीक है, ये तो हम लोग ये यूजुअली आंसर द क्वेश्चन, यानी ये जो प्रीपोजिशन होते हैं इनका जवाब कैसे दिया जाता है, वेयर, व्हेन, हाउ, ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इससे। लेकिन इसमें कुछ कॉमन प्रीपोजिशन क्या क्या है, ऑन, एट, अंडर, इन। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, द कैट इज ऑन द रूफ। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमारे ये हैं। तो देखो प्रीपोजिशन हमारे दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, लेकिन जो कंजक्शन है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। फिर जो इंटरजेक्शन होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरजेक्शन में हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम लोग बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और उसके एंड में हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं, जैसे वाओ, ओ, थैंक्स, हेल्प, इस तरीके से। फिर राइटिंग सेंटेंसेस। अब देखो राइटिंग सेंटेंसेस, अब इसमें ना, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये पता रखा कि सेंटेंस क्या, तो सेंटेंस आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कंप्लीट आइडिया और मीनिंग हम लोग लिखते हैं हमारा। ठीक है, कंप्लीट मीनिंगफुल हम लोग उनको बनाते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे सारे स्टेटमेंट हम उसमें डालते हैं। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस है हमारा, एक होता है सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारा
वन सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट हो। वन प्रेडिकेट यानी वर्ब हम लोग बोल सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं ही इज गोइंग, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ही इज गोइंग। तो यहाँ पर देखो ही जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन गोइंग जो है वो वर्ब हो गया, वो काम कर रही है ना। उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि वो तो काम कर रहा है ना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ना, अब उसको हम लोग इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और उन दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ना एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब जोड़ते हैं, यानी कंजक्शन ही समझ लो, वो उसको जोड़ते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, एक कंजक्शन भी आ जाता है इसमें और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी आ जाते हैं। तो देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो देखो अब इस पर ना जो आई स्टेड होम है, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये जो आई एम टायर्ड है, ये आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये आपका इनकम्प्लीट यानी डिपेंडेंट अपन बोल सकते हैं, यानी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें तीन चीज़ होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो इनकम्प्लीट होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है जो कंप्लीट होता है। तो इसको जोड़कर, और इसमें बीच में कंजक्शन भी लगता है। इनको कौन जोड़ता है, इन दोनों सेंटेंसेस को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कौन जोड़ता है, हमारा कंजक्शन। अब देखो यहाँ पर, अरे पूरा मिट गया। हाँ, तो देखो मैंने जो आपको सेंटेंस बताया था उसमें आपका बिकॉज जो था वो लगा था ना, बिकॉज हमने एज अ कंजक्शन उसको यूज़ किया था। ठीक है, तो यही होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि एक सेंटेंस, एक डेफिनेशन बता देती हूँ। समबडी और समथिंग रिसीव एक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कि मतलब जिस पे कोई काम हो रहा हो, ठीक है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो रिसीव कर रहा है ना एक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, वैसे तो पर्सन ही होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे जो समबडी और समथिंग जो रिसीव कर रहा है डायरेक्टली एक्शन को जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो देखो मैं सेंटेंस बना के बताती हूँ एग्जाम्पल से। ग्रैंड मदर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरी, अ स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई। अब आप कैसे फाइंड करोगे, आप कैसे गैस करोगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ना हमेशा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट से और whom से। ठीक है, किससे बनेगा, व्हाट से और whom से। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को देखना, व्हाट से बनेगा, तो इससे आप समझना, ये मैंने व्हाट वाला एग्जाम्पल लिया है। ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, ग्रैंड मदर ने क्या सुनाया, व्हाट। तो यहाँ पर ये स्टोरी सुनाई, तो स्टोरी हमारा आंसर होगा। ये क्या है, हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। आ गया समझ। तो यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर व्हाट पूछा है। ठीक है, ठीक है, व्हाट डज निशा सेल, ये क्वेश्चन किया गया, तो यहाँ पर आंसर मिला लैपटॉप। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आया। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, टू हुम और फॉर हुम। ठीक है, किसके लिए किया, इसके लिए भी एग्जाम्पल में देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलेंगे आई गेव माई वाइफ अ गोल्ड रिंग। तो देखो मैंने अपनी वाइफ को, उसने उसकी वाइफ को क्या दिया, तो अ गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस बना, तो ये तो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस बना, लेकिन आई गेव माई वाइफ किसको दिया, टू हुम, यहाँ पर टू हुम से सेंटेंस बना। तो किसको दिया, तो माई वाइफ को। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, समझ आ गया, पहचान लोगे ना, बस इससे गैस कर लेना। अगर व्हाट है, व्हाट से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, क्या क्वेश्चन बना के देखना, तो वो हमारा डायरेक्ट होगा। और अगर टू हुम फॉर हुम से हो रही है तो वो हमारा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए दूसरे, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ सेंटेंस। कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। पहला है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। तो देखो एक्टिव सेंटेंस जो होता है ना
देखो सब्जेक्ट और वर्ब तो हर किसी सेंटेंस में लगता है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना वो दोनों जगह एक्टिव और पैसिव में अलग अलग डिफरेंटली यूज हुआ है सेंटेंसेस में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है जो सब्जेक्ट है संजय डज द एक्शन, जो फर्स्ट सब्जेक्ट में है ना, जो सब्जेक्ट है ना हमारा वो एक्शन करेगा, ठीक है। और सेकेंड पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा वो रिसीव करने का, एक्शन रिसीव करने का काम करेगा। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में देखा था ना, वो रिसीव कर रहा था, तो ये जो पैसिव में है ना वो एक्शन रिसीव करने का काम करता है, और जो एक्टिव है ना वो एक्शन करने का काम करता है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन करने का काम करेगा और इधर रिसीव करने का काम करेगा। जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन करे वो एक्टिव वॉइस है, और जहाँ सब्जेक्ट रिसीव करे एक्शन वो पैसिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे शी रोट एन ईमेल, शी रोट एन ईमेल, तो उसने यहाँ, और हमेशा इतना याद रखना कि सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, अगर आपको इतना भी ध्यान नहीं रहना तो हमेशा याद रखना, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा, पहले वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें देख लो ना एग्जांपल, शी रोट एन ईमेल, तो रोट तो हमारा वर्ब है, तो शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऐसे याद रखना। मोहन सोल्ड अ बाइक, तो मोहन क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, तो सोल्ड करना एक काम हो गया, वर्ब हो गया, और मोहन क्या हो गया, एक क्या हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया। और इसमें इसी को हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कैसे लिखा है, इन ईमेल वॉज रिटन बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि वर्ब के पहले क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये एन ईमेल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रिटर्न हमारा क्या है, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड टाइप्स कैटेगरी पे देखते हैं, उसमें उसके भी टाइप्स हैं, जो कि है 4 टाइप्स है सेकेंड कैटेगरी के, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इम्पेरेटिव। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें जो कि ये ना एक नॉर्मल सेंटेंस जैसा काम करता है, जो कि फुल स्टॉप से एंड हो जाता है, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो नॉर्मल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना वो, जैसे एग्जांपल के लिए आई गो टू ऑफिस, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दैट्स इट। फिर आता है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और उसमें एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम सॉरी डिड यू गो टू कॉल ऑफिस, क्या आप ऑफिस गए थे, ठीक है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशन और रिएक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे सेंटेंस में रख रहे होते हैं। जैसे कि आप सैडनेस, फियर, इंजॉय, एंगर, है ना, सरप्राइज वाला, ये सारी चीज़ें। और ये एंड कैसे होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो जैसे ये आई रिसीव द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉई, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये एक्साइटमेंट वो शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लगता है। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, या फिर कमांड दे रहे होते हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं। और ये सेंटेंस जनरली एंड फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, गो टू ऑफिस टुडे, ये मैंने ऑर्डर दिया कि आज तुम ऑफिस जाओगे, ठीक है। अब इसको आप कमांड में भी ले सकते हो, ऑर्डर में भी ले सकते हो। रिक्वेस्ट में हम लोग प्लीज़ करके लेते हैं, ठीक है। अब कुछ पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ, अब देखो इसमें सिर्फ पैराग्राफ का थोड़ा बहुत बता रखा है कि पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ वही है, एक सेंटेंस क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, लेकिन पैराग्राफ क्या है, डिफरेंस आ सकता है ना। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं, जो कि एक पैराग्राफ बनाते, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हमारा पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ में ये मेक श्योर हो कि आपके जो सेंटेंस है ना उसमें कॉमन आइडिया, यानी जो आपका टॉपिक है उसी पे आप चलो, ठीक है। और जब आपको डिफरेंट आइडिया आपका लिखना है ना, जब आपको डिफरेंट आइडिया लिखना है तो आप पैराग्राफ चेंज कर लो, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट आइडिया आपको आ रहा है ना तो आप पैराग्राफ चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग स्कूल के बारे में लिख रहे हो तो आप फर्स्ट पैरा में उसको लिख दो कि क्या लोकेशन है, क्या नेम है, क्या साइज़ है, और थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख दो। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे कि आपको क्या पसंद है आपके स्कूल के बारे में, एंड ऑल थिंग, ठीक है। आगे समझ।
तो ठीक है, आज आपकी ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई थी, ठीक है। तो कंपेयर मत करना वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, इतनी बड़ी क्यों, वो छोटी क्यों है, क्योंकि चीज़ें ऐड ऑन हुई है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी वैसे कर लो, ये वाला भी चैप्टर आप कर लो। देखो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपने बचपन में पढ़ रखी हैं, वही सारी चीज़ें इन 5 चैप्टर्स में आई हैं, ठीक है। मेरा काम था आपको पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना कि क्या चीज़ क्या थी, तो ये रिमाइंडर के लिए मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें और ये आपको 1-2 मार्कर में आ जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.